गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएससी फर्स्ट ईयर स्टूडेंटों का बॉटनी क्लासेस में स्वागत है। लास्ट में जो हमारा टॉपिक चल रहा था वह क्या पढ़ रहे थे हम, माइकोलॉजी। ठीक है, फंजाई चल रहे थे जिसके अंतर्गत हमने एक मेंबर पढ़ा था पक्सिनिया। ठीक है, कौन सा वंश पढ़ा था? पक्सिनिया पढ़ा था। आज दूसरा वंश पढ़ रहे हैं फाइटोप्थोरा। ठीक है, कौन सा वंश? फाइटोप्थोरा। ठीक है, कि फाइटोप्थोरा का लैंगिक जीवन चक्र किस प्रकार से पूर्ण होता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं इसका क्लासिफिकेशन। ठीक है, फाइटोप्थोरा का क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण। तो इसके वर्गीकरण की बात करें फाइटोप्थोरा की, तो इसका डिवीजन होता है माइकोटा, डिवीजन माइकोटा, सब डिवीजन यूमाइकोटा, यूमाइकोटा। ठीक है, क्लास oomaicethes। ठीक है, क्लास जो है वो कौन सी है? oomaicethes। ऑर्डर पेरेनोस्पोरेंस, फैमिली पीथिएसी, तथा जीनस फाइटोप्थोरा। ठीक है, कौन सा जीनस? फाइटोप्थोरा। तो ये इसका क्या है? क्लासिफिकेशन, डिवीजन माइकोटा, सब डिवीजन यूमाइकोटा, क्लास oomaicethes, ऑर्डर पेरेनोस्पोरेंस, फैमिली पीथिएसी एंड जीनस फाइटोप्थोरा। ठीक है, ये क्या है इसका क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट देखिए डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो ये देखें कि जो फाइटोप्थोरा है, ठीक है, वर्ल्ड में इसकी जातियां देखें तो वर्ल्ड में विश्व में इसकी कितनी जातियां पाई जाती हैं? 75 स्पीशीज पाई जाती हैं। ठीक है, तथा इंडिया की बात करें तो भारत में, ठीक है, भारत में इसकी लगभग कितनी जातियां ज्ञात हैं? 15 जातियां ज्ञात हैं। ठीक है, विश्व में 75 स्पीशीज एंड इंडिया में 15 स्पीशीज इसकी पाई जाती हैं। फाइटोप्थोरा जो होता है, ठीक है, यह जो होता है कैसा होता है? अंतःपरजीवी। ठीक है, कैसा होता है? अंतःपरजीवी या मृतोपजीवी होता है। ठीक है, कैसा फंजाई है ये? अंतःपरजीवी या मृतोपजीवी कवक है जो कि परपोषी कोशिका में अंतराकोशिक अवकाशों में वृद्धि करता है। ठीक है, कहां पर पाया जाता है? अंतराकोशिक अवकाशों में पाया जाता है। ठीक है, परपोषी कोशिका के अंतराकोशिक अवकाशों में उपस्थित होता है। पादपों में यह अनेक रोग उत्पन्न करता है। ठीक है, फाइटोप्थोरा जो जीनस है, वंश है, पादपों में क्या करता है? अनेक रोग उत्पन्न करता है। ठीक है, अनेक रोग उत्पन्न करता है। जैसे कुछ एग्जाम्पल देखें, ठीक है, तो पहला जो है वह है फाइटोप्थोरा एरिकी। ठीक है, कौन सा? फाइटोप्थोरा एरिकी। ठीक है, जो कि किसमें? सुपारी में। ठीक है, सुपारी में कौन सा रोग उत्पन्न करता है? विल्गन रोग। ठीक है, सुपारी में विल्गन रोग उत्पन्न करता है। दूसरी जाति देखें फाइटोप्थोरा सिट्रोप्थोरा। ठीक है, फाइटोप्थोरा सिट्रोप्थोरा। ठीक है, ये ऐसी जाति है जो कि नींबू में विल्गन रोग उत्पन्न करती है। नींबू में विल्गन रोग। ठीक है, सिट्रोप्थोरा जाति है, नींबू में विल्गन रोग उत्पन्न करती है। नेक्स्ट जाति देखें फाइटोप्थोरा निकोटिनी। फाइटोप्थोरा निकोटिनी ये ऐसी जाति है जो कि तंबाकू में विल्गन रोग उत्पन्न करती है। ठीक है, तंबाकू में विल्गन रोग। ठीक है, नेक्स्ट और भी जातियां हैं
फाइटोप्थोरा क्रिप्टोजियो, फाइटोप्थोरा क्रिप्टोजियो, ये ऐसी जाति है जो कि इसमें टमाटर में मूल विलगन रोग उत्पन्न करती है, टमाटर में मूल विलगन रोग उत्पन्न करती है। ठीक है, और भी बहुत सारी जातियां हैं जो कि अलग अलग पादपों में क्या करती हैं, रोग उत्पन्न करती हैं। तो आपको तो केवल 2-3 एग्जांपल याद रखने हैं। ठीक है, फाइटोप्थोरा एरिकी सुपारी में विलगन रोग, ठीक है, फाइटोप्थोरा सिट्रोप्थोरा नींबू में विलगन रोग, फाइटोप्थोरा निकोटिनी तंबाकू में विलगन रोग तथा फाइटोप्थोरा क्रिप्टोजियो टमाटर में मूल विलगन रोग उत्पन्न करती है। तो ये इसका क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट बात करें इसके कवक जाल की, इसके कवक जाल की क्या विशेषताएं होती हैं। ठीक है, कवक जाल के बारे में देखें कि इसका जो माइसीलियम होता है, ठीक है, माइसीलियम की बात करें, वेजिटेटिव माइसीलियम का एक कवक जाल की बात करें, ठीक है, तो इसका कवक जाल जो होता है, ठीक है, इसके कवक तंतु जो होते हैं वो कैसे होते हैं, बहुकोशिकीय, ठीक है, तंतुनुमा, संकोशिक, शाखित, मोटे तथा संकोशिकीय होते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं, संकोशिकीय होते हैं। ठीक है, इनकी कोशिकाएं कैसी होती हैं, संकोशिकीय होती हैं। इनके कवक जाल में पट नहीं पाए जाते हैं, अर्थात इनके जो कायिक कवक तंतु होते हैं वो कैसे होते हैं, नॉन सेप्टेड होते हैं, अर्थात पटहीन होते हैं। लेकिन पटों का निर्माण जो है, ठीक है, पटों का निर्माण जननांगों के निर्माण के समय होता है, जननांगों के निर्माण के समय पट निर्मित होते हैं, अर्थात कायिक कवक जाल में कायिक कवक तंतु में पट नहीं पाए जाते। लेकिन जब जननांग निर्मित होते हैं, नर जननांग या मादा जननांग निर्मित होते हैं, तो उनके आधार पर किसका निर्माण होता है, पटों का निर्माण होता है। नेक्स्ट, इनमें क्या पाए जाते हैं, चूष्कांग पाए जाते हैं। ठीक है, क्या पाए जाते हैं, चूष्कांग पाए जाते हैं। चूष्कांगों का कार्य हम जानते हैं, क्या कार्य करते हैं, परपोषी कोशिका से, ठीक है, जल और पोषक पदार्थों का अवशोषण करते हैं, जल पोषक पदार्थों का अवशोषण करते हैं। कवक जाल जो होता है वो कैसा होता है, अंतराकोशिकीय। ठीक है, कैसा होता है, अंतराकोशिकीय कवक तंतु होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, इनकी जो सेल वॉल है, ठीक है, सेल वॉल जो है वो किससे निर्मित होती है, ग्लूकोन से निर्मित होती है। ठीक है, कोशिका भित्ति जो है वह किससे निर्मित होती है, ग्लूकोन से निर्मित होती है। तो इसके लिए कवक जाल की क्या है, संरचना या विशेषताएं होती हैं। दोबारा से देखें, कवक तंतु जो है बहुकोशीय, तंतुनुमा, शाखित, मोटे तथा समकोशिकीय होते हैं। कवक जाल में पट नहीं पाए जाते हैं, पटों का निर्माण केवल जननांगों के निर्माण के समय होता है। इनमें पोषक पदार्थों के अवशोषण के लिए क्या पाए जाते हैं, चूष्कांग पाए जाते हैं। कवक जाल अंतराकोशिकीय अवकाशों में वृद्धि करते हैं तथा इनकी कोशिका भित्ति किससे निर्मित होती है, ग्लूकोन से निर्मित होती है। ठीक है, ये इसका क्या है, कायिक कवक जाल। ठीक है, नेक्स्ट बात करें हम इसमें पाए रिप्रोडक्शन। ठीक है, किसकी रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो इसमें दो प्रकार का रिप्रोडक्शन पाया जाता है। ठीक है, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे केवल किसकी, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। ठीक है, कौन से रिप्रोडक्शन की, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। ठीक है, अलैंगिक जनन की बात करते हैं। ठीक है, तो अलैंगिक जनन की बात करते हैं। अलैंगिक जनन जो होता है, ठीक है, वो किसके द्वारा होता है, जू स्पोर्स के द्वारा। ठीक है, इसके द्वारा होता है अलैंगिक जनन,
जो इस कोश के द्वारा होता है, जिनका निर्माण, ठीक है, चल बीजाणु का निर्माण किसके अंदर होता है, बीजाणु धानियों में होता है, ठीक है, जिनको क्या बोलते हैं हम, स्पोरेंजियम, ठीक है, क्या बोलते हैं, स्पोरेंजियम में होता है, ठीक है। बीजाणु धानियों का जो निर्माण होता है वो कैसे होता है, बीजाणु धानियों के अंदर होता है, ठीक है। अब बीजाणु धानियों का निर्माण किस प्रकार से होता है वो हम देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ये देखते हैं हम कि इनका जो कवक जाल है, ठीक है, वो कहाँ पर वृद्धि करता है, अंतरकोशिक अवकाशों में वृद्धि करता है, ठीक है। और ये से जो होते हैं कवक तंतु, ठीक है, ये क्या है, स्टोमेटा, ठीक है, क्या है, स्टोमेटा है ये, ठीक है, जो कि कहाँ पर पाए जाते हैं, एपिडर्मिस की सतह पर उपस्थित होते हैं। तो अंतरकोशिक अवकाशों में कवक जाल उपस्थित है, माइसीलियम उपस्थित है। इन कवक जाल से, ठीक है, क्या विकसित होते हैं, कुछ ऊर्ध्ववायवीय कवक तंतु विकसित होते हैं, ठीक है, क्या विकसित होते हैं, अंतरकोश के अवकाशों में उपस्थित कवक जाल से कुछ वायवीय कवक तंतु बाह्य त्वचा को भेदकर रंध्रों के माध्यम से कहां पर विकसित निकलते हैं, बाहर निकलते हैं, ठीक है। ये जो कवक तंतु वायवीय कवक तंतु हैं, ये क्या कहलाते हैं, स्पोरेंजियोफोर, ठीक है, क्या कहलाते हैं, स्पोरेंजियोफोर कहलाते हैं। इनको क्या कहते हैं, वायवीय कवक तंतु जो विकसित होते हैं इनको क्या कहते हैं, स्पोरेंजियोफोर कहते हैं, बीजाणुधानीधर कहते हैं। इन बीजाणुधानीधर के शीर्ष पर, ठीक है, बीजाणुधानीधर के शीर्ष पर किसका विकास होता है, स्पोरेंजियम बीजाणुधानियों का विकास होता है, ठीक है। प्राथमिक बीजाणुधानी जो होती है, प्रथम बीजाणुधानी जो होती है, फर्स्ट स्पोरेंजियम जो होती है, ठीक है, वो कैसी होती है, शीर्षस्थ होती है। स्पोरेंजियोफोर के शीर्ष पर एक बीजाणुधानी का निर्माण होता है, ठीक है। ये बीजाणुधानी क्या होती है, जब इसके साइड कहां पर चली जाती है, पार्श्व स्थिति में आ जाती है तथा यह कवक तंतु जो है निरंतर रूप से क्या करता रहता है, वृद्धि करता रहता है, ठीक है। अर्थात देखें तो इसके शीर्ष पर क्या होगा, इस प्रकार से इस प्रकार से वृद्धि होती है। यानी कहते हैं सबसे पहले जो बीजाणुधानी निर्मित होती है वो शीर्षस्थ होती है, लेकिन नई बीजाणुधानी बनने से, ठीक है, नई बीजाणुधानी बनने से जो शीर्षस्थ बीजाणुधानी है वो कहां पर आ जाती है, पार्श्व में आ जाती है, ठीक है। इस प्रकार से तलाभिसारी क्रम में जो क्या होता है, अनेक स्पोरेंजियम का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। ये क्या है, स्पोरेंजियम, ठीक है, बीजाणुधानियों का निर्माण हो जाता है। बीजाणुधानी जो होती है कैसी होती है, गोल होती है, ठीक है, और कैसी होती है, बहुकोशिकीय होती है, ठीक है। इनकी कोशिका वृद्धि कैसी होती है, दो भागों में एक्सैन और इंटाइन में क्या होती है, विभेदित होती है। तो इस प्रकार से किसका विकास होता है, बीजाणुधानियों का विकास हो जाता है, ठीक। बीजाणुधानियों के विकास के पश्चात, ठीक है, अब स्पोरेंजियम में क्या होता है, जर्मिनेशन, ठीक है, स्पोरेंजियम में क्या होगा, जर्मिनेशन, किसमें, स्पोरेंजियम में, ठीक है। बीजाणुधानियों में जो अंकुरण होता है, ठीक है, वो कितने प्रकार से होता है, दो प्रकार का, ठीक है। कितने प्रकार से अंकुरण होता है, दो प्रकार से अंकुरण होता है। पहला जो अंकुरण है वो क्या कहलाता है, डायरेक्ट जर्मिनेशन, अर्थात पृथक अंकुरण, ठीक है। कौन सा अंकुरण, पृथक अंकुरण। तथा दूसरे प्रकार का जो अंकुरण होता है वह क्या कहलाता है, इनडायरेक्ट जर्मिनेशन, ठीक है। कौन सा, इनडायरेक्ट जर्मिनेशन, अर्थात अप्रत्यक्ष अंकुरण। अर्थात बीजाणुधानियों का जो अंकुरण होता है कितने प्रकार से होता है, दो प्रकार से होता है, एक तो डायरेक्ट जर्मिनेशन और दूसरा इनडायरेक्ट जर्मिनेशन, ठीक है। अब देखो दोनों प्रकार का जर्मिनेशन किस प्रकार से होगा, तो सबसे पहले देखते हैं कि डायरेक्ट जर्मिनेशन, ठीक है। ये मान लीजिए ये क्या है, स्पोरेंजियम, ठीक है, क्या है, स्पोरेंजियम, ठीक है। पट निर्मित होने से, ठीक है, ये स्पोरेंजियम कहां पर आ जाती है, बाहर आ जाती है, ठीक है। डायरेक्ट जर्मिनेशन में
ठीक है। ये जो स्पोरेंजियम है किसके रूप में कार्य करती हैं? कॉनिडियम के रूप में कार्य करती हैं, ठीक है। किसके रूप में कार्य करती हैं? ये जो स्पोरेंजियम है, ठीक है, वह किसके रूप में कार्य करती हैं? कॉनिडियम के रूप में कार्य करती हैं, ठीक है। याद रखिए ना कि डायरेक्ट जर्मिनेशन में जो स्पोरेंजियम है वो किसके रूप में कार्य करती हैं? कॉनिडियम के रूप में कार्य करती हैं, ठीक है। अनुकूल परिस्थितियों में इनमें क्या होता है? जर्मिनेशन, ठीक है। अनुकूल परिस्थितियों में इनमें क्या होगा? जर्मिनेशन होता है फेवरेबल कंडीशन में। उस समय तक ये इसी प्रकार रहती है, जब अनुकूल परिस्थितियां आती हैं तो इनमें क्या होता है? कॉनिडियम में अंकुरण होता है। अंकुरण के द्वारा इसमें क्या होगा? एक जनन नलिका विकसित होती है, ठीक है। क्या विकसित होती है? एक जनन नलिका विकसित होती है। इस प्रकार से कॉनिडियम में एक जनन नलिका विकसित होती है। यह जनन नलिका जो है आगे वृद्धि करके क्या बना लेती है? एक शाखाएं बना लेती हैं। कवक तंतु के क्या बना लेती हैं? कुछ शाखाएं बना लेती हैं इस प्रकार से, ठीक है। और शाखाएं वृद्धि करके क्या, ये शाखाएं जो हैं, ठीक है, जो ये माइसीलियम है, अंकुरण है, ठीक है, ये क्या करती हैं? पुनः परपोषी कोशिका को संक्रमित करती हैं और संक्रमण के द्वारा क्या बना लेती हैं? नया कवकजाल बना लेती हैं। तो इस प्रकार से क्या कंप्लीट होता है? डायरेक्ट जर्मिनेशन, ठीक है। ये कौन सा जर्मिनेशन है? डायरेक्ट जर्मिनेशन, ठीक है। तो दोबारा से देखें कि डायरेक्ट जर्मिनेशन में क्या होता है कि जो बीजाणु धानी निर्मित हुई है, डायरेक्ट जर्मिनेशन में बीजाणु धानी किसके रूप में कार्य करती है? कॉनिडियम के रूप में कार्य करती है। अनुकूल परिस्थितियों में इसमें अंकुरण होता है। अंकुरण के द्वारा इसमें जनन नलिका विकसित होती है। ये जनन नलिका आगे वृद्धि करके क्या बना लेती हैं? शाखित हो जाती हैं और उन्हें किसी पादप कोशिका को संक्रमित करके नया कवकजाल बना लेती हैं। इस प्रकार से क्या होता है? डायरेक्ट जर्मिनेशन, ठीक है। नेक्स्ट देखिए हम इनडायरेक्ट जर्मिनेशन की बात करें, ठीक है। इनडायरेक्ट जर्मिनेशन में क्या होता है कि जो बीजाणु धानी है, ठीक है, बीजाणु धानी जो है वह किसके रूप में कार्य करती है? जो स्पोरेंजियम के रूप में कार्य करती है। ये जो बीजाणु धानी यहाँ किसके रूप में कार्य करती है? कॉनिडियम के रूप में, और यहाँ किसके रूप में कार्य करेंगी? जो स्पोरेंजियम के रूप में कार्य करती हैं, अर्थात किसके रूप में? चल बीजाणु धानी के रूप में कार्य करती हैं। इस चल बीजाणु धानी में क्या होते हैं? अनेक केंद्रक उपस्थित होते हैं। सिनोसिटिक है, ये बहुकोशिकीय है, तो इसमें अनेक बहुकेंद्रकीय होता है, तो इसमें क्या होगा? अनेक केंद्रक उपस्थित होते हैं। आगे इसमें क्या होगा कि जो स्पोरेंजियम जो प्रोटोप्लास्ट है, ठीक है, वो क्या होता है? अनेक एक केंद्रकीय खंडों में क्या हो जाता है? विभक्त हो जाता है, ठीक है। इसका जो केंद्रक है प्रोटोप्लास्ट है, ठीक है, जो स्पोरेंजियम का, वो क्या हो जाता है? विखंडित हो जाता है और विखंडन के द्वारा क्या बना लेता है? अनेक एक केंद्रकीय खंड निर्मित कर लेता है, ठीक है। क्या कर लेता है? अनेक एक केंद्रकीय खंड निर्मित कर लेता है। इस प्रकार से प्रोटोप्लास्ट जो होता है वो क्या होता है? अनेक एक केंद्रकीय खंडों में क्या हो जाता है? विभक्त हो जाता है, ठीक है। ये क्या होगा? प्रोटोप्लास्ट फ्रेगमेंटेशन हो गया। इसमें जो होता है प्रत्येक प्रोटोप्लास्ट जो है, ठीक है, प्रत्येक प्रोटोप्लास्ट खंड जो है वो क्या कर लेता है? एक चल बीजाणु में रूपांतरित हो जाता है, ठीक है। किसमें रूपांतरित हो जाएगा? एक चल बीजाणु में रूपांतरित हो जाता है, ठीक है। जो प्रोटोप्लास्ट फ्रेगमेंट्स है एक केंद्र की, प्रत्येक एक केंद्र की जीव द्रव्य खंड जो है वो किसमें रूपांतरित हो जाते हैं? चल बीजाणु में रूपांतरित हो जाते हैं। चल बीजाणु जो है जब मैच्योर हो जाते हैं, ठीक है, तो क्या होते हैं? ये है बीजाणु धानी क्या हो जाती है? फट जाती है और चल बीजाणु कहां पर आ जाते हैं? बाहर आ जाते हैं, ठीक है। प्रारंभ में देखें, ठीक है, तो जो चल बीजाणु जो होते हैं वो कैसे होते हैं? बाइफ्लैजिलेटेड, ठीक है, कैसे होते हैं? बाइफ्लैजिलेटेड जो स्पोर्स होते हैं, ठीक है, चल बीजाणु जो होते हैं वो कैसे होते हैं? द्विकशाभिके होते हैं और कुछ समय तक प्रसुप्त अवस्था में या विश्राम अवस्था में रहते हैं तथा अपने चारों क्या कर लेते हैं? एक मोटी भित्ति का स्थापन कर लेते हैं, ठीक है।
और इस दौरान इसकी जो कशाभिकाएं हैं, जो फ्लैजिला है, वो क्या हो जाते हैं, लुप्त हो जाते हैं और अपने आप चारों ओर मोटी भित्ति का स्त्रावण करके किसका निर्माण कर लेते हैं, शिष्ट का निर्माण कर लेते हैं। जब अनुकूल परिस्थितियां आती हैं, ठीक है, अनुकूल परिस्थितियां आती हैं तो इसमें क्या होता है, ठीक है, एक जनन नलिका विकसित होती है, ठीक है, क्या विकसित होती है, एक जनन नलिका विकसित होती है, ठीक है, ठीक है, जनन नलिका विकसित होती है। ये पुनः क्या करते हैं, किसी पादप कोशिका को संक्रमित करके नया कवकजात बनाते हैं। तो इस प्रकार से देखें तो इस प्रकार से इसमें क्या होता है, इनडायरेक्ट जर्मिनेशन, ठीक है, क्या होता है, इनडायरेक्ट जर्मिनेशन होता है, इसमें बीजाणु धानियों का, ठीक है। तो इनडायरेक्ट जर्मिनेशन के देखते हैं कि दोबारा से एक बार क्या होता है कि अप्रत्यक्ष अंकुरण में जो बीजाणु धानी स्पोरेंजियम है वह चल बीजाणु धानी के रूप में कार्य करती है। चल बीजाणु धानी का जीव द्रव्य अनेक एक केंद्र की जीव द्रव्य खंडों में विभाजित हो जाता है, ठीक है। प्रत्येक एक केंद्र की जीव द्रव्य खंड किसमें रूपांतरित हो जाता है, चल बीजाणु में रूपांतरित हो जाता है। जब चल बीजाणु परिपक्व हो जाते हैं, चल बीजाणु धानी स्फुटित हो जाती है, चल बीजाणु कहां पर आ जाते हैं, बाहर आ जाते हैं। प्रारंभ में चल बीजाणु कैसे होते हैं, फ्लैजिलेटेड होते हैं तथा कुछ समय के पश्चात, ठीक है, इसके फ्लैजिला नष्ट हो जाते हैं और इसके चारों तरफ क्या होता है, मोटी भित्ति का स्त्रावण होता है। इस संरचना को क्या कहते हैं, शिष्ट कहते हैं। कुछ समय तक इसी अवस्था में रहते हैं। जब अनुकूल परिस्थितियां आती हैं तो अंकुरण के द्वारा इनमें एक जनन नलिका विकसित होती है जो किसी परपोषी कोशिका में प्रवेश करके पुनः नया कवकजात बना देती है, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या कंप्लीट होता है, इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, फाइटोप्थोरा में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो आज इतना ही, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, फाइटोप्थोरा में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। आज के लिए इतना ही बहुत, थैंक यू।